Hello dear friends, how are you? This is lecture number 8 on the Family Codes Act 1964 की जो बेयर रीडिंग चल रही है उसके अंदर आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है। लेक्चर नंबर 8 के अंदर आज हम सेक्शन नंबर 13 से डिस्कस करेंगे। सेक्शन नंबर 13 बात करता है एनफोर्समेंट ऑफ डिक्रीज। जो डिक्रीज हुई है, जो फैमिली कोर्ट ने जजमेंट दी है, उनको उनकी तामील कैसे की जाए, ठीक है, वो 13 बताता है। ठीक है, अब वर्ड इन्फोर्समेंट है, यहाँ पर एक वर्ड है, यहाँ पर एनफोर्समेंट। एनफोर्स मीन्स द एक्ट ऑफ कंप्लायंस। ठीक है, मतलब कोई भी ऑर्डर पास हुआ हो उन पर अमल करवाने को हम एनफोर्समेंट कहते हैं। ठीक है, तो आइए इसको देख लेते हैं। एनफोर्समेंट ऑफ डिक्रीज क्या कहता है, इसकी बेयर रीडिंग कर लेते हैं। हमारे पास इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्रीज सब सेक्शन 1 बात करता है द फैमिली कोड शल पास अ डिक्री इन सच फॉर्म एंड इन सच मैनर, कि फैमिली कोर्ट जो भी डिक्री पास करेगी, ठीक है, फैमिली कोर्ट डिक्री पास करेगी, ठीक है, सच फॉर्म और सच मैनर में, ठीक है, जो भी फॉर्म होगा, जो भी तरीक़ेकार होगा उसमें डिक्री पास करेगी। एज में भी प्रिस्क्राइब, जो कि कानूनन बताया गया है। प्रिस्क्राइब का मतलब है, ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड वर्ड का मतलब है प्रिस्क्राइब्ड बाय द रूल्स ऑफ द फैमिली कोर्ट एक्ट एंड शैल एंटर इट्स पर्टिकुलर्स इन द प्रिस्क्राइब्ड रजिस्टर। और जो उसके फैक्ट्स है ना, वो जो इसका रजिस्टर है ना प्रिस्क्राइब, उसमें उसके फैक्ट्स मेंशन करेगा। ठीक है, अदालत उस फैक्ट्स को मेंशन करेगी। ये हो गया हमारे पास है सब सेक्शन 1। सब सेक्शन 2 क्या बात करता है? सब सेक्शन 2 बात करता है if any money is paid or any property is delivered in the presence of the family court, कि जब कोई फैमिली कोर्ट, हमारे पास एक फैमिली कोर्ट के अंदर जब कोई सूट मेंटेनेंस का चल रहा हो, जब बात पेमेंट की हो, और जो पेमेंट जो है कोर्ट में जमा की गई हो या फिर कोर्ट की मौजूदगी में जमा की गई हो, या फिर कोई ऐसी प्रॉपर्टी हो जो कि डिलीवर की गई हो कोर्ट की मौजूदगी में, ठीक है, इन सेटिस्फेक्शन ऑफ द डिक्री, जो डिक्री हुई है ना, ऑर्डर हुआ है ना, उसको सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, हमारे पास 13(2) क्या बात करता है? जब फॉर एग्जांपल कोई ए है, वाइफ है, बी के अगेंस्ट में सूट फाइल किया, इसका हस्बैंड है, ठीक है, ये वाइफ है और ये हस्बैंड है, सूट डिक्री हुआ फॉर एग्जांपल ए के फेवर में, कितने का हुआ? फॉर एग्जांपल 10 लाख, ठीक है, हमारे पास कितने का हुआ? 10 लाख, ठीक है। तो फिर हस्बैंड क्या करता है? डिक्री को सेटिस्फिकेशन के लिए आकर पेमेंट जमा कर लेता है, ठीक है, या फिर कोई प्रॉपर्टी डिलीवर करता है, ठीक है, तो फिर कोर्ट जो है उसको मेंशन करेगी। यहाँ तक बात क्लियर है? इट शैल एंटर द फैक्ट ऑफ पेमेंट और डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी इज द केस में बी इन अफोरसेड रजिस्टर। जो ऊपर रजिस्टर बताया गया है ना, उसके अंदर उसको क्या किया जाएगा? उसको फैक्ट को मेंशन किया जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? उस रजिस्टर के अंदर उस फैक्ट्स को, रजिस्टर के अंदर फैक्ट को एंटर किया जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? अब चले जाते हैं सब सेक्शन 3 पर। सब सेक्शन 3 बात करता है हमारे पास where a decree relates to the payment of money and the decreed amount is not paid within time specified by the court, not exceeding 30 days, the same shall, if the court so directs, be recovered as arrears of land revenue, and on recovery shall be paid to the decree holder। के जो डिक्री हुई है ना, ठीक है, अगर डिक्री पेमेंट से रिलेटेड है और डिक्री हो गई है, फैमिली कोर्ट ने कर दी है डिक्री, और पेमेंट जमा नहीं की जाती है, नॉट पेड, तो क्या होगा? तो फिर जो वो पेमेंट है ना वो रिकवर की जाएगी उससे, हमारे पास है एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, जैसे कि लैंड रेवेन्यू की बकाया रहती है ना, उसी तरह उसको रिसीव किया जाएगा। और किसको दिया जाएगा? रिसीव करके डिक्री होल्डर को दिया जाएगा। इनके ऊपर एक अथॉरिटी है, केस लॉ है, वो आपने ज़रूर देखना है। 2018 ये बेयर रीडिंग चल रही है, इसके अंदर मैं आपको केस लॉ नहीं बताता, मगर फिर भी आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ, ठीक है। CLC नोट पेज नंबर 35, ये आपने ज़रूर पढ़ना है
कि एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू हम फैमिली कोर्ट एक्ट के तहत जो है हम वो डिक्रीटल अमाउंट रिसीव कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं या नहीं, आपने पढ़ना है और मुझे इसके बारे में आपने बताना है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। इसके बाद चले जाते हैं सब सेक्शन 4 पर। सब सेक्शन 4 बात करता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, कि डिक्री की एग्जीक्यूशन कैसे होगी। आइए इसको देख लेते हैं। द डिक्री शैल बी एग्जीक्यूटेड बाय द कोर्ट, मतलब जो डिक्री हुई है ना वो कोर्ट उसको एग्जीक्यूट करेगी। यहाँ तक बात क्लियर है। पासिंग इट, जिस कोर्ट ने डिक्री पास की है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक्स कोर्ट है, एक्स कोर्ट ने डिक्री पास की है तो यही उसको एग्जीक्यूशन करवाएगी, मतलब इसकी इन्फोर्समेंट भी वही कोर्ट करवाएगी। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है। और बाय सच अदर सिविल कोर्ट एज डिस्ट्रिक्ट जज में बाय स्पेशल और जनरल ऑर्डर डायरेक्ट, या फिर कोई और ऐसी अदालत है जो कि डिस्ट्रिक्ट जज डीजे जो है ना, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो जैसे डायरेक्ट करे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिससे डायरेक्ट करे इस तरीके से स्पेशल या फिर जनरल ऑर्डर्स के तहत है, तो फिर उस तरीके से आपने जो है वो इसकी एग्जीक्यूशन करवानी है। फॉर एग्जांपल ये इसमें ये बात भी आ जाती है कि जब डिक्री हुई, फॉर एग्जांपल कोई पीएस है, पीएस टाउन, ठीक है, यहाँ ये वाइफ रहती थी, इसने हमारे पास एक्स कोर्ट के अंदर जो है सूट फाइल किया और यहाँ से डिक्री हो गया, मगर बाद में ये पीएस टाउन की जो ज्यूरिसडिक्शन है ना वो कोर्ट वाई के अंदर चली गई। ठीक है, तो फिर अब कहाँ होगी, जिस कोर्ट ने पास किया वहाँ भी हो सकती है और यहाँ भी होगी जहाँ पर ज्यूरिसडिक्शन चली गई है। बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद हम चले जाते हैं सब सेक्शन 5 पर। ठीक है, सब सेक्शन 5 क्या बात करता है, पेमेंट टू बी पेड इन इंस्टॉलमेंट्स। अ फैमिली कोर्ट में इफ इट so deems fit direct that any money to be paid under a decree passed by it be paid in such installments as it deems fit, कि जिस अदालत ने जो डिक्री पास की है, ठीक है, अगर वो बेहतर समझे, अगर वो मुनासिब समझे, ठीक है, डिफेंडेंट्स के हालात को देख के, सर्कमटेंसेस को देख के ये भी ऑर्डर कर सकती है अदालत कि आप इसको जो है इंस्टॉलमेंट के थ्रू दें, मतलब हर माह में पैसे दें। मतलब फॉर एग्जांपल 10 लाख की डिक्री है ना, ठीक है, कितने की है, 10 लाख की, 10 lakhs, ठीक है, तो फिर अदालत ये करेगी कि आप हर माह 50,000 पे करें। आ रही बात समझिए, 50,000 पे करेंगे तो मतलब 2 साल के अंदर 20 months के अंदर ये 10 लाख कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर है, ये आप नोट कर लें। इसके बाद हम सेक्शन नंबर 14 पर चलते हैं। जी डियर फ्रेंड्स, नोट कर लिया आपने। अब चले जाते हैं हम सेक्शन नंबर 14 पर। सेक्शन नंबर 14 बात करता है अपील्स, कि अपील्स कौन कौन सी डिक्रीज की अपील कहाँ कहाँ पर होंगी। आइए हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी डिक्रीज अपीलेबल हैं, कौन सी नहीं है। अगर कोई अपीलेबल है तो उसका फॉर्म कौन सा है। सब सेक्शन 1 देख लेते हैं हम। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग प्रोवाइडेड इन एनी लॉ इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, कि किसी भी लॉ के अंदर अगर कुछ और कहा गया हो, भले कुछ और कहा गया हो, ठीक है, नॉट विथ स्टडिंग एनीथिंग, कि अगर किसी और लॉ के अंदर कुछ और कहा गया है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये स्पेशल लॉ है, ये प्रिवेल करेगा। ठीक है, अ डिसीजन गिवन और अ डिक्री पास्ड बाय अ फैमिली कोर्ट शैल बी अपीलेबल, कि जो हमारे पास डिसीजन आया है या फिर जो डिक्री पास हुई है फैमिली कोर्ट की, ठीक है, वो अपीलेबल है। वो अपील कहाँ होगी, उसकी अपील होगी हमारे पास एक हाई कोर्ट और एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। कैसे, अगर हमारे पास हाई कोर्ट में किन सूरत में, नंबर ए में, ठीक है, सब सेक्शन 1 क्लास ए के तहत हाई कोर्ट में और क्लास बी के तहत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। आइए ए के अंदर हाई कोर्ट को कैसे होती है, टू द हाई कोर्ट वेयर द फैमिली कोर्ट इज प्रिजाइडेड ओवर बाय अ डिस्ट्रिक्ट जज एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज आर अ पर्सन नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट टू बी ऑफ द रैंक एंड स्टेटस ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट जज आर एन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, कि जब कोई हमारे पास हाई कोर्ट को उन सूरत में अपील होगी जब फैमिली कोर्ट ने आर्डर पास किया हो, डिक्री पास किया हो, इन सूरत में जब वो फैमिली कोर्ट जो है ना वो क्या थी, जब हमारे पास की उस टाइम वो फैमिली कोर्ट या तो डिस्ट्रिक्ट जज था, ठीक है, एज अ डिस्ट्रिक्ट जज
ठीक है, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहें आप, ठीक है। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप देख लें तो जो एडिशनल होते हैं ना वो भी डिस्ट्रिक्ट जज ही होते हैं, एडिशनल होते हैं ना, उनकी अपील डिस्ट्रिक्ट जज में नहीं होगी, वो सेम पावर्स के होते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज के पास सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन पावर होते हैं और एडिशनल के पास जो है ना कोर्ट प्रोसीडिंग्स के पावर सेम होते हैं। आ रही बात समझ में? अगर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने कोई डिग्री पास की है तो फिर वो सीशर में अपील नहीं होगी, इसकी हाई कोर्ट में अपील होगी। यहाँ तक बात क्लियर है? आई बस। या फिर इसके अलावा जब ये एज अ फैमिली कोर्ट प्रिजाइड कर रहे थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, आ रही बस समझे, या फिर कोई भी ऐसा प्रिजाइडिंग ऑफिसर मतलब जज, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हो इस रैंक से, डिस्ट्रिक्ट जज हमारे पास जो जज हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उसकी रैंक की हमारे पास है, उसकी रैंक के बराबर कि ये फैमिली कोर्ट्स की जो है ना केस सुनाए चलेंगे इसके, ठीक है। तो फिर उस फैमिली कोर्ट जिसका रैंक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है उस तरह का है तो फिर उसकी अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं होगी, हाई कोर्ट में होगी। यहाँ तक बात क्लियर है? सिंपल है, ठीक है। नंबर बी में है टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन एनी अदर केस, ठीक है, टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन एनी अदर केस। इन एनी अदर केस मतलब जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जो भी सब ऑर्डिनेट्स हैं, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, ठीक है, जो भी सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं अगर वो फैमिली हमारे पास है, फैमिली जो मैटर्स के अंदर अगर डिग्री पास करते हैं, जजमेंट पास आती है, डिसीजन आती है तो फिर उनकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होंगी। वेरी सिंपल। उसके बाद चले जाते हैं सब सेक्शन 2 पर। सबसेक्शन 2 बात करता है नो अपील शैल लाई फ्रॉम अ डिग्री पास बाय अ फैमिली कोर्ट, कि किसी भी डिग्री की कोई अपील नहीं होगी, ठीक है। नो अपील शैल लाई फ्रॉम डिग्री, ठीक है, जो फैमिली कोर्ट ने डिग्री पास की है, कौन सी डिग्री, नो अपील शैल लाई फ्रॉम अ डिग्री पास्ड बाय अ फैमिली कोर्ट, कि ऐसी डिग्री की कोई अपील नहीं होगी। कौन सी, यहाँ पर ABC 3 डिग्रीज हैं, ऐसी जजमेंट्स हैं फैमिली कोर्ट की जिसकी कोई अपील नहीं है। आइए देख लेते हैं नंबर ए पर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, ठीक है। बी पर है फॉर डावर या डावरी आर्टिकल्स, जिसकी जो है कीमत डावरी आर्टिकल्स की या फिर डावर अमाउंट की 30,000 हो। पहले इसकी था हमारे पास 15,000, ठीक है। इसको अमेंडमेंट इसकी आ गई 2002 के अंदर, ठीक है। हमारे पास अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस के अंदर अमेंडमेंट आई और उसको 15 से 30 कर दिया। अगर 30,000 की डिग्री पास होती है डावर अमाउंट, हक मेहर या फिर डावरी आर्टिकल्स की, दहेज के सामान की, कोई उसकी अपील नहीं है। 30,000 तो एक पेरेंट्स अपनी बेटी को लाजमी जो है ना कुछ दहेज का सामान दे ही देते हैं, तो इसकी क्या अपील करनी है अब, ठीक है। और मेंटेनेंस फॉर मेंटेनेंस ऑफ ₹1000 पहले थे यहाँ पर 500 रुपये, ठीक है, 500 अब 1000। अगर 1000 रुपये की मेंटेनेंस डिग्री जो अलो होती है तो फिर इसकी कोई अपील नहीं है, 1000 आपने पर मंथ देने ही देने हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? इस छोटी सी कीमत के लिए अदालत जो है अभी इसकी अपील नहीं सुनेगी। यहाँ तक बात क्लियर है? उसके बाद चले जाते हैं सब सेक्शन जो है 3 पर। सब सेक्शन 3 पर जाने से पहले यहाँ पर ए में कुछ शर्त दी गई हैं फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, के डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की कोई अपील नहीं है, मगर except in case of dissolution for reasons specified in clause A of item 8 of section 2 of dissolution of Muslim Marriage Act 1939। 1939 मुस्लिम मैरिज एक्ट के सेक्शन 2 और एटम 8 के ए के तहत अगर कोई डिग्री पास होती है तो उसकी जो है ना वो अपील हो सकती है, ठीक है। आइए वो आपको बता दूं मैं कौन सी शर्त है। That the husband treats her with cruelty, that is to say, habitually assaults her or makes her life miserable by cruelty of conduct, even if such conduct does not amount to physical ill treatment, ठीक है। अगर इस टाइप की इस ग्राउंड पर जो है ना वो खुला होती है, डिसोल्यूशन मैरिज होती है कि हस्बैंड पर ये इल्ज़ाम आए कि ये जो है ना ये मुझे तशद्दुद करते थे, ठीक है, आरी बसन ये मुझे तशद्दुद करते थे, ठीक है, हालांकि हस्बैंड ने कोई तशद्दुद नहीं किया, ठीक है। इन ग्राउंड पर अगर कोई डिग्री लेती है, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज जजमेंट ले जाती है वाइफ, तो फिर हस्बैंड का राइट बनता है
कि उसकी अपील करे और ये साबित करे कि उसने कोई टार्चर नहीं किया। यहाँ तक बात क्लियर है, सिंपल है। अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई तो उसके बाद हम चले जाते हैं हमारे पास है सबसेक्शन 3 पर। सबसेक्शन 3 क्या बात करता है? सबसेक्शन 3 बात करता है नो अपील और रिवीजन शैल लाई अगेंस्ट एन इंटीरियम ऑर्डर पास्ड बाय अ फैमिली कोर्ट। कि जो इंटीरियम ऑर्डर जो पास करती है ना हमारे पास फैमिली कोर्ट, उसकी कोई अपील नहीं है। ठीक है, इंटीरियम ऑर्डर आपको पता है कौन से प्रोविजंस हैं? सेक्शन 17A ऑफ फैमिली कोर्ट एक्ट। इसी एक्ट के सेक्शन 17A के तहत जब डिग्री पास होती है इंटीरियम मेंटेनेंस। इंटीरियम मेंटेनेंस आपको मालूम है क्या होती है? इंटीरियम मेंटेनेंस वो है कि जब सूट फाइल हुआ, सूट की फाइल जब WS आ जाती है, WS के फ़ौरन बाद 17A की अगर आपकी एप्लीकेशन है तो अदालत जो है इंटीरियम मेंटेनेंस फिक्स कर देती है। ठीक है, कि फ़िलहाल आप इस वाइफ का खर्चा दें। ठीक है, फिर जो अदालत फैसला करे, ठीक है, आज से आप इसका खर्चा दें, फिर जो खर्चा अदालत जो है मुकर्रर करेगी वो डिफेंडेंट को देना पड़ेगा। ठीक है, उसकी कोई अपील नहीं है। ये आप अगर जब भी फैमिली सूट फाइल करें तो आप इंटीरियम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन ज़रूर दिया करें। उसमें ये है कि आपको इंटीरियम मेंटेनेंस शुरू से डिफेंडेंट आने के फ़ौरन बाद आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अक्सर मैंने देखा है कि यहाँ पर इंटीरियम मेंटेनेंस जो है नहीं मांगते, वो चाहते हैं डायरेक्ट हमारी डिग्री हो जाए। ये जो है आपका जो है ये प्रैक्टिस मुझे पसंद नहीं, इसलिए आप जो है 17A की एप्लीकेशन ज़रूर लगाया करें साथ में। ये वाइफ को बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाता है जब डिफेंडेंट आ जाता है। उसके बाद उसको हर महीने के जब उसको पैसे देने पड़ेंगे ना तो फ़ौरन किसी किस्म की इस मैटर में लिंगर ऑन करने की कोशिश नहीं करेगा और डिफेंडेंट चाहेगा कि जल्द से जल्द इसका फैसला आए, इसकी डिग्री हो। ठीक है, उसके बाद चले जाते हैं सबसेक्शन 4 पर। सबसेक्शन 4 बात करता है अपील शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 4 मंथ। ठीक है, यहाँ पर फैमिली सूट कितने दिन के अंदर आपने डिसाइड करना था? आपका 14A के अंदर बताया गया था, आपको याद है? अगर याद नहीं है तो मैंने बताया था सेक्शन 14A के अंदर कि 6 मंथ के अंदर जो है फैमिली सूट जो है वो डिस्पोज ऑफ करना है, फैमिली कोर्ट को एनी हाउ डिस्पोज ऑफ करना है। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, और अपील कितने दिनों में डिस्पोज ऑफ करनी है मैं आपको पहले दिखा दूं। 14A में मैंने आपको बताया था कि 6 माह के अंदर जो है ना कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ करना है। उस पर एक केस ला है 14 हमारे पास 12A सेक्शन पर कि क्यों ये मुकर्रर किया गया 6 माह। ठीक है, PLJ ये अथॉरिटी आपने लाजमी पढ़नी है और मुझे व्हाट्सएप पर इसका फीडबैक देना है आपने कि आपको क्या समझ में आया। 2014 लाहौर, पेज नंबर इसका क्या है? पेज नंबर इसका है 333। ठीक है, ये आपने लाजमी पढ़ना है कि 6 मंथ क्यों फिक्स किए गए, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसका पर्पस क्या है। और अब 6 मंथ के अंदर आपने फैमिली सूट डिसाइड करना है। फैमिली सूट डिसाइड हो गया, उसके बाद अपील में चला गया कोई भी पार्टी, और अपील कितने दिनों में डिसाइड होगी? अपील जो है 4 मंथ में डिसाइड होगी। कितने मंथ में? 4 मंथ में, मतलब 4 महीनों के अंदर अपील डिसाइड करनी है एनी हाउ। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो उसके बाद हम सेक्शन 15 को डिस्कस करेंगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये आप अच्छी तरह से नोट कर लें, इसको अच्छी तरह से आप नोट करें। इसके अंदर किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से इसमें किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। मैंने तकरीबन इसमें क्लियर करवा लिया आपको। ठीक है डियर, ये सेक्शन आप नोट करें, इसके बाद सेक्शन 15 पर देखते हैं हम। जी डियर फ्रेंड्स, नोट कर लिया आपने। अब हम चले जाते हैं सेक्शन नंबर 15 पर। सेक्शन नंबर 15 बात करता है पावर ऑफ फैमिली कोर्ट टू समन विटनेसेस, कि फैमिली कोर्ट के पावर्स जिसके अंदर फैमिली कोर्ट विटनेसेस को समन कर सकती है। ठीक है, आइए इसकी बे रीडिंग कर लेते हैं। सबसेक्शन 1 बात करता है अ फैमिली कोर्ट में इशू समन्स टू एनी पर्सन टू अपीयर एंड गिव एविडेंस और टू प्रोड्यूस और कॉज द प्रोटेक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, के फैमिली कोर्ट किसी भी शख्स को
पेश होने के लिए या फिर गवाही देने के लिए, ठीक है, और या फिर डॉक्यूमेंट्स पेश करने के लिए कॉल कर सकती है। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। और इसके अंदर शर्तें दी गई हैं कुछ, प्रोवाइडेड दैट, यहाँ पर लिखा हो प्रोवाइडेड दैट, समझ लें कि वो है प्रोविजो, ठीक है, वो है प्रोविजन, उस सेक्शन का प्रोविजन है, ठीक है। इसके अंदर ए और बी ये शर्तें हैं कि वो शख्स पेश नहीं होगा जिसकी पर्सनल अपीयरेंस जो है एग्जेम्प्ट हो, ठीक है, जिसको रियायत हमारे पास मिली हो, ठीक है, जो जैसा कि सेक्शन 133 CPC के अंदर दिया गया है ना कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल गजेट में जो नोटिफिकेशन आता है कि हुज रैंक इन ओपिनियन ऑफ द कोर्ट एग्जेम्प्ट फ्रॉम द पर्सनल अपीयरेंस, जैसा कि DC वगैरह हो गए या फिर ऐसे ऑफिसर हो गए जो वो खुद अपीयर नहीं हो सकते मगर वो डिप्यूट करके किसी भी शख्स को अपीयर करवा सकते हैं। आइए इसकी बेरीडिंग कर लेते हैं। नो पर्सन हु इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस इन अ कोर्ट अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 133 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर शैल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन पर्सन, कि किसी भी शख्स को इन पर्सन नहीं बुलाया जाएगा जिसको रियायत मिली हो सेक्शन 133 के तहत CPC के, ठीक है, जिसको ज़रूरत ना हो पेश करवाने की उसको कोर्ट अपीयर होने के लिए समन नहीं करेगी इन पर्सन, ठीक है। नंबर B में क्या कहा गया है कि जो ऐसा गवाह हो जिसको बुलाने से प्रोसीडिंग्स डिले हो जाए या फिर बहुत ज़्यादा खर्चा हो या फिर इनकन्वीनियंस हो, जिसके ऐसे हालात के अंदर, इस सर्कमस्टेंसेस के अंदर अनरीजनेबल हो ऐसे गवाह को बुलाना, तो फिर ऐसे गवाह को भी नहीं बुलाएगी कोर्ट। आइए इसकी भी बेरीडिंग कर लेते हैं। A family court may refuse to summon a witness or to enforce the summon already issued against a witness when, ठीक है, कि ऐसे शख्स को अदालत समन जो है इशू करने से रिफ्यूज़ करेगी, ठीक है, जिसको ऑलरेडी पहले ही समन जो है हमारे पास सेंड इशू कर दिए गए हों, ठीक है। इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट, जो कि अदालत के ख्याल से, अदालत के समझ से, द अटेंडेंस ऑफ द विटनेस के नॉट बी प्रोक्यूर्ड विदाउट सच डिले, कि ऐसे शख्स की अटेंडेंस, ऐसे शख्स की हाज़िरी हम जो है काफ़ी सारा वक्त लगाए बिना हासिल नहीं कर सकते, मतलब इसको बुलाने के लिए बहुत सारा वक्त चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा विटनेस है आउट ऑफ कंट्री है जिसको हमारे पास जो फैमिली सूट को डिसाइड करना है विद इन 6 मंथ, और ये तो जनाब आएंगे 2 साल के बाद। अगर आज बुला लें तो 2 साल के बाद उसका आना मुमकिन है, तो फिर अदालत इसका इंतजार नहीं करेगी। आ रही बात समझ में, ठीक है। एक्सपेंस आर इनकन्वीनियंस एज इन द सर्कमस्टेंसेस वुड बी अनरीजनेबल, या फिर एक्सपेंस इतना ज़्यादा हो जाए कि जो हमारे पास फैमिली कोर्ट के अंदर जो सूट फाइल किया है उस मेंटेनेंस से जो है वो गवाह को गवाही देने के लिए बुलाना इतना एक्सपेंस हो जाए कि वो उस फैमिली सूट का मकसद ही ना रहे, ठीक है, इनकन्वीनियंस बन जाए पार्टी के लिए जो कि अनरीजनेबल है, ठीक है, उसको नहीं बुलाएगी कोर्ट। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद चले जाते हैं सबसेक्शन 2 पर। सबसेक्शन 2 बात करता है कि जब कोई विटनेस विलफुली डिसओबे करे ऑर्डर को पेश होने से या फिर कोई गवाही देने से या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स पेश करने के लिए, तो फिर कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट उसका कंटेम्प्ट आएगी, ठीक है, हाँ कंटेम्प्ट आएगी। आइए देख लेते हैं उसको। कंटेम्प्ट वैसे तो बेसिकली सेक्शन 16 में आती है मगर इसमें भी कंटेम्प्ट ही होगी। आइए उसको मैं आपको सबसेक्शन 2 को इसकी बेरीडिंग कर लेते हैं। इफ़ एनी पर्सन टू होम अ फैमिली कोर्ट हैज़ इशूड समन्स टू अपीयर एंड गिव एविडेंस आर टू कॉज द प्रोटेक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट बिफोर इट, जब कोर्ट किसी शख्स को बुलाती है, किसी डॉक्यूमेंट्स किसी भी शख्स को नोटिस करती है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, ए ने बी के अगेंस्ट में सूट फाइल किया, कौन सी अदालत में, एक्स अदालत में, ठीक है, एक्स अदालत ने नोटिस समन इशू किए सी को। सी क्या है, एक विटनेस है कि आए आप कोर्ट में आके गवाही दें, ठीक है, और ये नोटिस इन पर ड्यूली सर्व हो चुके हैं, ठीक है, ड्यूली सर्व हो चुके हैं थ्रू इसकी जो है ना रिसिप्ट भी आ गई, एक्नॉलेजमेंट ड्यू भी आ गई कि इसको नोटिस रिसीव हो चुके हैं, ठीक है, बाद में रिपीट भी हुए, ठीक है, फिर भी नहीं आया, मतलब ये जानबूझ के कोर्ट में नहीं आ रहा, ठीक है। अब क्या होगा, अदालत ने कहा
कि ये शख्स आपका आना अदालत में ज़रूरी है, आप जो है बराए मेहरबानी करके अदालत में आएँ और गवाही दें इस बात पर, या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसा है जो आपकी पोजीशन में है वो डॉक्यूमेंट्स लाकर कोर्ट में पेश करें। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। मगर वो जानबूझकर उसको क्या करता है, विलफुली डिसोबेड करता है सच समन्स। द फैमिली कोड में टेक कॉग्निजेंस ऑफ सच डिसओबीडेंस, तो फिर फैमिली कोड को ऐसी जो है नाफरमानी या डिसओबीडेंस का कॉग्निजेंस लेना चाहिए, ज़रूर लेगी। यहाँ पर शल है, ठीक है, इसका कोर्ट जो है कॉग्निजेंस लेगी। ठीक है, आ रही बात समझ में? मतलब ये एक जुर्म हो रहा है यहाँ पर, आप नहीं आ रहे, एक जो है डिसओबीडेंस हो रही है यहाँ पर लॉ ऑर्डर की। ठीक है, एंड आफ्टर गिविंग सच अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन सेंटेंस हिम टू अ फाइन नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपीज़। ठीक है, कि उसको बाद में जब नहीं आ रहा विलफुली, ठीक है, डिसओबेज कर रहा है, उसके बाद भी इसको एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आप जो है पेश हो, फिर भी नहीं हो रहा है तो कोर्ट जो है ना उसको सेंटेंस करेगी जो है 1000 जो है ना जुर्माना उस पर लगाएगी। कितना? 1000 रुपये का। यहाँ तक बात क्लियर है? मेरे ख्याल से यहाँ पर जुर्माना 1,00,000 रुपया या फिर कम से कम 20,000 जुर्माना होना चाहिए था। कितना? 20,000 कम से कम। फिर जाके जो है ना ये विटनेस जो है, अगर किसी विटनेस को नोटिस जाए और वो कोर्ट में पेश ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, पर खैर यहाँ तक बात क्लियर है। अगर यहाँ तक आपकी बात क्लियर है तो इसके बाद हम सेक्शन 16 पर डिस्कस करेंगे। ठीक है डियर, इसके अंदर किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अंदर कुछ केस लाज हैं, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको एक एक केस लाज बताऊंगा। ये सिर्फ हमारी बेयर रीडिंग चल रही है, आप सिर्फ बेयर रीडिंग पर ध्यान दें। मैं जब बोर्ड पे भी लिखता हूँ और आपको बेयर रीडिंग की जो है रीडिंग करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप जो है ये नोट कर लें। इसके बाद हम सेक्शन 16 पर बात करते हैं। जी डियर फ्रेंड्स, वो नोट कर लिया आपने। अब चले जाते हैं सेक्शन नंबर 16 पर। सेक्शन नंबर 16 बात करता है कंटेम्प्ट ऑफ फैमिली कोर्ट्स, कि फैमिली कोर्ट्स की कंटेम्प्ट होगी वो ऐसे सेक्शंस के जो है तहत होगी। आइए इसकी बेयर रीडिंग कर लेते हैं। सेक्शन 16 बात करता है कंटेम्प्ट ऑफ फैमिली कोर्ट्स। ठीक है, ये बात करता है अ पर्सन शैल बी गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ फैमिली कोर्ट इफ़ ही विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज, कि अगर वो ये कोई भी जो है बिना जवाज, बिना कानूनी जवाज की कोई ऐसा एक्ट करे, कोई ऐसा काम करे, ठीक है, जिसका ये जिम्मेवार हो। ठीक, कौन सा? ए से लेकर डी तक जो बातें हैं, अगर ऐसी इसमें से कोई भी बात, कोई भी एक्ट ये करता है तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। नंबर ए में क्या बात करता है? ठीक है, नंबर ए बात करता है ऑफर्स एनी इंसल्ट टू द फैमिली कोड। ठीक है, किसी भी किस्म की फैमिली कोड की वर्बली इंसल्ट करे, फैमिली कोड जो है उसकी तौहीन करे। ऑफर्स, वर्ड ऑफर्स मीन्स वर्बल एक्ट, ऑफर मीन्स वर्बल एक्ट, मतलब वर्बल एक्ट जो है ना आपका वो आगे बस समझिए, मतलब आपका ज़िबानी जो भी आपके अमल हैं वो जो है उसके तहत अगर फैमिली कोड की आप तौहीन करें, आपकी बेइज्जती करें फैमिली कोड की, तो भी ये आपने अदालत की तौहीन की है। नंबर बी पर क्या बात करता है? नंबर बी पर बात करता है काजेज एन इंटरप्शन इन द वर्क ऑफ द फैमिली कोड, के फैमिली कोड के अंदर, फैमिली कोड के कामों के अंदर किसी किस्म की मुदाखलत करना, ये भी तौहीन अदालत होगी, तौहीन जो है फैमिली अदालत कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। ए हो गया, बी हो गया, डबल बी। ठीक है, क्लास डबल बी बात करता है इन द प्रीमाइजेस ऑफ द कोर्ट, कि कोर्ट के अहाते होते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक्स जो है ये कोर्ट है। ठीक है, ये क्या है? ये कोर्ट है, ये रोड है हमारे पास, कोई भी मेन रोड है और ये अदालत है, ये अदालत का मेन गेट है और ये सब अदालत है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मुकम्मल तौर पर अदालत है सारी। ठीक है, एक्स अदालत है और इस अदालत के अंदर, ठीक है, इस अदालत के प्रीमाइसेस के अंदर, ठीक है, किसी भी किस्म का कोई भी एक्ट हो, मिसबिहेव हो विथ एनी पर्सन इन द कोर्ट प्रीमाइसेस,
ठीक है। कोर्ट प्रीमाइसेस के अंदर किसी भी शख्स के साथ अगर कोई मिसबिहेव करता है और यूजेस अब्यूसिव लैंग्वेज, तौहीन आमेज ज़बान इस्तेमाल करता है, अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, थ्रेट्स करता है मतलब उसको धमकाता है, और यूजेस फिजिकल फोर्स या फिर कोई जिस्मानी ताकत आजमाता है, ठीक है, किसी को गले में से पकड़ लेता है, किसी को या फिर किसी किस्म का कोई जो है हाथापाई कर लेता है, और वो होता है फिजिकल फोर्स। आर इंटीमिडेट्स इन एन फॉर्म, या फिर किसी भी किस्म की कोई भी धमकी देना, तो ये सब के सब जो है ना ये कोर्ट प्रीमाइसेस में होंगे। तो फिर इसकी ये होगा फैमिली कोर्ट की प्रीमाइसेस में अंदर अगर किसी भी किस्म का कोई एक्ट आप करेंगे तो ये आप हो जाएंगे गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ फैमिली कोर्ट, आप गिल्टी बन जाएंगे फैमिली कोर्ट के। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब चले जाते हैं सी पर। सी क्या बात करता है, रिफ्यूजेस टू आंसर एनी क्वेश्चंस पुट बाय द फैमिली कोर्ट व्हिच ही इज बाउंड टू आंसर। अब यहाँ पर क्या बात करें कि रिफ्यूज़ करता, अगर कोई शख्स आया है, कोई गवाह है, कोई प्लेंटिफ है, कोई डिफेंडेंट है, कोई भी शख्स है जिसको अदालत पुट बाय द फैमिली कोर्ट, कोई ऐसा सवाल अदालत पूछे जिसका जवाब देने के लिए, जिससे सवाल पूछा गया है वो जवाब देने का पाबंद हो, फिर भी जवाब ना दे, तो ये भी गिल्टी हो जाएगा फैमिली कोर्ट के कंटेम्प्ट का। ठीक है, जहाँ तक बात क्लियर है, जिसका जवाब देने के लिए वो पाबंद हो। यहाँ पर काउंसिल की बात नहीं की गई कि काउंसिल किसी किस्म का कोई सवाल पूछे और वो जवाब ना दे। यहाँ पर फैमिली कोर्ट मतलब प्रिजाइडिंग ऑफिसर खुद पूछेगा। ठीक है, कुछ केसेस के अंदर अगर काउंसिल को भी राइट्स है कि वो कोई ऐसा सवाल पूछे, ठीक है, किसी भी विटनेस से, किसी प्लेंटिफ से, डिफेंडेंट से क्रॉस एग्जामिनेशन के तहत, और वो जवाब देने का पाबंद हो, हाँ या ना में जवाब देने का पाबंद हो, और फिर भी जवाब ना दे, फिर भी वो कंटेम्प्ट ही होगी। यहाँ तक बात क्लियर है। अब चले जाते हैं डी पर। डी बात करता है रिफ्यूज टू टेक ओथ टू स्टेट द ट्रूथ, कि कोई भी शख्स जो है हलफनामा या फिर जो है कसम उठाने से इनकार करे सच बताने के लिए। ठीक है, किसी गवाह को बुलाया जाए या प्लेंटिफ को, डिफेंडेंट को, कि आ जाएं आप जो है ना कटहरे के अंदर, अब उठाएं कसम, आप पढ़ें कलमा, आप जो है कसम उठाएंगी, ताकि जो है आप जो है अपने खुदा की कसम उठाएं। उसके बाद अगर वो इनकार करे, नहीं मैं तो कसम नहीं उठाऊंगा, मैं बात करूंगा, कसम नहीं उठाऊंगा, या फिर आर टू साइन एनी स्टेटमेंट मेड बाय हिम इन द फैमिली कोर्ट, या फिर कोई ऐसी स्टेटमेंट दी हो इन्होंने, उस प्लेंटिफ ने, डिफेंडेंट ने, किसी भी गवाह ने, ठीक है, उसने स्टेटमेंट दी मगर उस पर वो साइन नहीं कर रहा, वो इनकार कर रहा है कि मैं साइन इस पर नहीं करूँगा। अरे भाई साइन क्यों नहीं करेंगे आप? ठीक है, आपको साइन करनी है। अगर कोई गवाह आ रहा है, कोई गवाही पेश कर रहा है, ठीक है, अरे बस समझ, जो गवाही ऑन ओथ देनी है और ऑन ओथ वो नहीं दे रहा है, ठीक है, तो फिर ये तौहीन कहलाएगी कि आप जब आप गवाही पेश कर रहे हैं तो आप ऑन ओथ दे दें, जब आप सच कह रहे हैं तो आप कसम उठाकर ही कह दें। ठीक है, अगर वो कसम उठाने से इनकार करे तो ये भी कोर्ट की तौहीन ही कहलाएगी। अगर कोई गवाह या फिर कोई प्लेंटिफ, डिफेंडेंट अगर किसी किस्म की कोई स्टेटमेंट आके देता है अदालत में और उन पर साइन नहीं करता है, फिर भी कोर्ट की कंटेम्प्ट ही कहलाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है। एंड द फैमिली कोर्ट मे फोर्थ विथ बाय सच पर्सन फॉर सच कंटेम्प्ट एंड सेंटेंस हिम टू फाइन नॉट एक्सीडिंग ₹2000। जो अदालत जो है वो फौरन, फोर्थ विथ वर्ड है, फोर्थ विथ, फौरन जो है इसको सेंटेंस जो अवार्ड करेगा कितने की, ₹2000 की। ठीक है, ₹2000। यहाँ तक बात क्लियर है कि आप पर ये जुर्माना है, आपने कोर्ट की कंटेम्प्ट की। यहाँ तक बात क्लियर है। वेरी वेरी सिंपल। इसके बाद हम सेक्शन 17 डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद सेक्शन 17 डिस्कस कर लेते हैं। उसके लिए आप नोट कर लें। ठीक है, इसके बाद हम सेक्शन 17 को डिस्कस करते हैं। जी डियर फ्रेंड्स, नोट कर लिया आपने सेक्शन 16। अब चले जाते हैं सेक्शन 17 पर बात करते हैं। सेक्शन 17 बात करता है प्रोविजंस ऑफ एविडेंस एक्ट एंड कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर नॉट टू अप्लाई। ठीक है, मतलब
जो हमारे पास कानूनी शहादत आर्डर 1984 है वो, और सिविल प्रोसीजर कोड है 1908, वो फैमिली कोड्स पर एप्लीकेबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सीपीसी के जो सेक्शंस हैं, सेक्शन नंबर 10 और सेक्शन नंबर 11, वो एप्लीकेबल हैं। आइए वो देख लेते हैं, इसकी बेरीडिंग कर लेते हैं, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझा देता हूँ। सब सेक्शन 1 बात करता है कि हमारे पास सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय आर अंडर दिस एक्ट, कि अगर कहीं पर एक्सप्रेसली लिखा गया हो, ठीक है। दो किस्म के हमारे पास प्रोविजंस होते हैं, एक एक्सप्रेसली और एक इम्प्लाइडली। इम्प्लाइडली मतलब जो समझी जाए, लिखत में ना हो। एक्सप्रेसली मतलब कहीं ना कहीं लिखत में हो, किसी न किसी एक्ट, ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, किसी नोटिफिकेशन के अंदर कहीं ना कहीं लिखत में हो, तो फिर वो एक्सप्रेसली है। अगर कहीं लिखत में है इसी एक्ट के अंदर, ठीक है, तो फिर एप्लीकेबल होगा। अदरवाइज द प्रोविजंस ऑफ कानूनी शहादत आर्डर 1984, ठीक है, एंड द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 except section 10 and 11 shall not apply to proceedings before any family court in respect of part 1 of schedule। आइए समझाता हूँ मैं आपको सब सेक्शन 1। सब सेक्शन 1 बात करता है कि कानूनी शहादत, ठीक है, क्या एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, एविडेंस एक्ट, ठीक है, या फिर और सीपीसी 1908 ये एप्लीकेबल नहीं है। एविडेंस एक्ट यहाँ पर लिखा गया है, दरअसल ये है कानूनी शहादत आर्डर 1984, ठीक है। हमारे पास क्यूएसओ और सीपीसी फैमिली कोर्ट्स प्रोसीडिंग्स पर एप्लीकेबल हरगिज नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ सीपीसी के सेक्शन 10 और 11 एप्लीकेबल होंगे। सेक्शन 10 क्या है, मैंने आपको पढ़ाया है कि रेस सब जुडाइस, और सेक्शन 11 है रेस जुडिकाटा। रेस सब जुडाइस का मतलब है अगर कहीं फॉर एग्जांपल किसी ने किसी कोर्ट के अंदर सूट फाइल कर दिया, ठीक है, तो फिर वो वही सूट वही सेम पार्टीज के दरमियान किसी और कोर्ट में सूट फाइल नहीं कर सकता है, वो है रेस सब जुडाइस, ठीक है। और हमारे पास सेक्शन 11 क्या है, रेस जुडिकाटा, कि एक बार फैसला डिसाइड हो चुका है तो उसी मैटर पर दोबारा से प्रोसीडिंग्स नहीं चलेगी। सिर्फ ये दो सेक्शंस फैमिली कोर्ट पर एप्लीकेबल हैं सीपीसी के, बाकी कानूनी शहादत मुकम्मल तौर पर एप्लीकेबल नहीं है हमारे पास यहाँ पर फैमिली कोर्ट्स प्रोसीडिंग्स पर। यहाँ तक बात क्लियर है, वेरी वेरी सिंपल। सब सेक्शन 2 17 का सब सेक्शन 2 क्या बात करता है, सब सेक्शन 2 बात करता है कि सेक्शन 8 से लेकर सेक्शन 11 ओथ एक्ट 1872 के जो है वो एप्लीकेबल होंगे फैमिली कोर्ट्स की प्रोसीडिंग्स पर। सेक्शन 8 to 11 ऑफ द ओथ एक्ट 1872 शल अप्लाई टू ऑल प्रोसीडिंग्स बिफोर द फैमिली कोर्ट्स, के फैमिली कोर्ट्स की जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी उन सब पर एप्लीकेबल होंगे। यहाँ तक बात क्लियर है, वेरी वेरी सिंपल। अगर फिर भी किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इस पर एक केस ला है कि ये जो है ना सीपीसी और कानूनी शहादत क्यों एप्लीकेबल नहीं है, इस पर ये आपने केस ला स्टडी करना है, और स्टडी के बाद मुझे इसकी फीडबैक देनी है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है। मैं आपको केस ला बताता हूँ कि ये कौन सा केस ला है। ये इसका पर्पज़ क्या है, यहाँ पर हमारे पास केस ला है 2011 SCMR सुप्रीम कोर्ट मंथली रजिस्टर, ठीक है। पेज नंबर है हमारे पास 1361, ठीक है। ये केस ला आपने अच्छी तरह से पढ़ना है कि ये जो है कानून शहादत QSO और CPC एप्लीकेबल क्यों नहीं है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्ट मैं आपको सिंपल बता दूं कि इसका ऑब्जेक्ट है कि फैमिली कोर्ट्स प्रोसीडिंग्स अवॉइड करेगी
सिविल प्रोसीडिंग से कि सिविल प्रोसीडिंग्स जो है ना वो लॉन्ग टू लॉन्ग ईयर्स जो है चलते हैं, ईयर्स टू ईयर्स चलते हैं, ठीक है। इसके लिए शॉर्ट, सिंपल एंड स्पीडी ट्रायल्स या स्पीडी प्रोसीडिंग्स के लिए ये इसको जो है ना QSO और CPC को एप्लीकेबल यहाँ पर नहीं होने दिया जा रहा है, ठीक है, कि ये अपनी मर्जी से चलेंगे अदालत, ठीक है। ये फैमिली कोर्ट अपनी मर्जी से चलेगी, ये फैमिली इश्यूज होते हैं, ठीक है। अगर कोई वाइफ आती है अदालत में किसी किस्म का कोई मैटर लेके, तो क्या उन पर कानून शहादत और CPC एप्लीकेबल हो तो क्या उनको स्पीडी ट्रायल मिलेगा? हरगिज़ नहीं मिलेगा, ठीक है। CPC के अंदर तो बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जहाँ पर आप डॉक्यूमेंट्स पेश करें, कुछ करें, डेट पर डेट लेते जाएं, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। इसलिए ये इसका मकसद है, मगर ये आपने अच्छी तरह से इसकी स्टडी करनी है और इसकी स्टडी के बाद मुझे व्हाट्सएप पर फीडबैक आपने मुझे ज़रूर देना है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0300334728 ठीक है डियर फ्रेंड्स। आज हमने लेक्चर डिस्कस किया, लेक्चर नंबर 8, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे हमारे पास सेक्शन नंबर 70A नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।